हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके? सब बढ़िया। हमारा रिक्रूटमेंट वाला टॉपिक चल रहा है। दिस इज सीमा शर्मा, वेलकम यू ऑन माय चैनल। लास्ट वीडियो में आपने देखा था रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, जिसमें हमने स्टडी किया इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि हमने क्या क्या स्टडी किया। इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज हमने स्टडी किए थे। तो इंटरनल सोर्सेज में हमने देखा ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन। देखिए, इंटरनल सोर्सेज में आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से? ट्रांसफ़र और प्रमोशन। इंटरनल सोर्सेज का मतलब हुआ वो सोर्सेज जिसमें हम बाहर से एम्प्लॉयज़ लाने की बजाय अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही अपने एम्प्लॉयज़ को ही अपॉइंट कर रहे हैं, नए किसी जॉब के लिए, नए किसी सीट के लिए। ठीक है, तो ट्रांसफ़र और प्रमोशन दो ऑप्शन हमने देखे थे। ट्रांसफ़र में था क्या? पैरेलल ट्रांसफ़र, यानी एक इसी डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, पर उसमें लेवल चेंज नहीं होता है। और एक हमने देखा प्रमोशन में हमने क्या देखा? इसमें लेवल चेंज हो जाता है। ओके, इसमें लेवल चेंज हो जाता है। ट्रांसफ़र में सैलरी चेंज नहीं होती, पर प्रमोशन में सैलरी भी चेंज हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ट्रांसफ़र में नेचर ऑफ वर्क चेंज हो जाता है और प्रमोशन में भी नेचर ऑफ वर्क चेंज हो जाता है। तो ये आपके इंटरनल सोर्सेज आपने स्टडी किए थे। एक्सटर्नल सोर्सेज में आपने देखा था कैंपस रिक्रूटमेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड प्लेसमेंट एजेंसीज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जाते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट जो कॉलेजेस वगैरह में होते हैं, वहाँ से सीधे ही कंपनीज आपको हायर कर लेती हैं टॉप स्टूडेंट्स वगैरह को। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स एंड प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं जो आपका डाटा अपने पास रखती है और टाइम टू टाइम कंपनी में वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग आपको सजेशन देती है कि आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट जो न्यूज़पेपर में आप देखते हैं, टेलीविज़न्स में, जर्नल्स में आप देखते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि जब आप इंस्टीट्यूशन पे खुद जा कर के या उसके बाहर बोर्ड लगा हुआ होता है और उससे रिक्रूटमेंट के लिए डिटेल दी जाती है, उस पर लिखा होता है कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ है और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या क्या होती है, वो उसके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर ही क्लियरली बोर्ड पे शो होती है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर ये वो होते हैं जो जनरली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होते हैं। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर में एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जो सारे लेबर को लेकर आने का वर्क करता है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारे लेबर को चाहे वो स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, जनरली इसके अंडर में अनस्किल्ड वर्कर ही आते हैं, अनट्रेंड ही आते हैं, तो वो उनको लेके आने का काम लेबर कॉन्ट्रैक्टर करता है। कैजुअल कॉलर्स कौन होते हैं? कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में बिना किसी वैकेंसी के या बिना किसी रिक्रूटमेंट के भी कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए आ जाते हैं और उनके रिज्यूमे क्या करते हैं, हम फाइल बना करके रख लेते हैं, तो उनको हम कैजुअल कॉलर्स कहते हैं। जब भी रिक्वायरमेंट होती है उनको कॉल कर लिया जाता है, तो दीज आर कॉल्ड कैजुअल कॉलर्स। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी जो एम्प्लॉय अभी हमारा है, अगर वो किसी अदर पर्सन के लिए, किसी अदर एम्प्लॉय के लिए कोई रिकमेंडेशन देता है, सिफारिश करता है कि हाँ मेरे रिलेटिव हैं, उनको रखा जा सकता है, तो उसको भी हम एक्सटर्नल सोर्सेज में लेते हैं। बिकॉज एक्सटर्नल, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन का ही पर्सन या एम्प्लॉय नहीं है, वो बाहर से आ रहा है, तो हम उसे, हाँ जो यहाँ अभी एम्प्लॉय है वो उसको रिकमेंड जरूर कर रहा है, पर वो आ कहाँ से रहा है? बाहर से आ रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या एक्सटर्नल सोर्सेज में लेते हैं। फिर देखिए वेब पब्लिशिंग, आप अच्छे से जानते हैं आजकल रोजगार.com और job.com ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट और वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती है। तो ये वेब पब्लिशिंग के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अपने सोर्सेज, रिक्रूटमेंट सोर्सेज को अवेलेबल करवा सकते हैं। तो ये हैं आपके सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। अब इनकी एक बार हमने समरी देख ली, तो अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों में हम कंपैरिजन करें कि दोनों में क्या कंपैरिजन है, कौन सा बेस्ट है, किस में क्या बेनिफिट है, किस में क्या लॉसेस हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वो सब स्टडी करना रिक्वायर्ड है कि इंटरनल सोर्सेज अगर यूज़ करते हैं तो क्या होगा और एक्सटर्नल सोर्सेज अगर यूज़ करते हैं तो क्या होगा। चलिए इसी बेस पे आगे देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की क्या क्या डिफरेंसेस है। फर्स्ट देखिए, टाइम एंड मनी इकोनॉमी। टाइम और मनी के बेस पे देखा जाए तो इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज दोनों की स्टडी करनी है। इंटरनल में देखिए, इंटरनल रिक्रूटमेंट इज़ इकोनॉमिकल। क्यों? क्योंकि बाहर से हमें किसी को लाना नहीं पड़ रहा, तो नो
टाइम एंड मनी हैज़ टू बी स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग वैकेंसीज़। जो भी हमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह देना होता है, चाहे वो न्यूज़पेपर में देना हो, चाहे टेलीविज़न के थ्रू देना हो, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि इंटरनल सोर्सेज में हम इंफॉर्मेशन के थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ को और स्टाफ को बता सकते हैं कि इस तरीके की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर टाइम भी कम लगता है और कॉस्ट भी कम लगती है, यानी दोनों तरीके से हमारे लिए बहुत ही इकोनॉमिकल सोर्स है ये। अगर एक्सटर्नल सोर्सेज में बात करें, इसके लिए एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज़ कॉस्टली एंड लेंदी प्रोसेस। हाँ, कॉस्टली है क्योंकि इसमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह देना पड़ेगा, उसके बाद एप्लीकेशंस आएगी और एप्लीकेशंस आने के बाद उसमें से बेस्ट को हमें सेलेक्ट करना होगा। तो ये काफ़ी लेंदी और बड़ा प्रोसेस होता है। अ लॉट ऑफ मनी एंड टाइम हैज़ टू बी स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग एंड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस के लिए प्रोसेसिंग होती है, पूरा स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस होता है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, जिसको सिलेक्शन प्रोसीजर कहते हैं। तो पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर का एक वीडियो अलग से है, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, तभी आपको क्लियर होगा कि रिक्रूटमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो एक्सटर्नल सोर्सेज में थोड़ा सा टाइम और मनी दोनों ही ज़्यादा लगता है, क्योंकि हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं, एक्सटर्नली एम्प्लॉय को लेकर आ रहे हैं, और एक्सटर्नली लाने के कारण क्या होता है, टाइम भी लगता है, क्योंकि एप्लीकेशंस वगैरह मंगाएंगे, एडवर्टाइजमेंट वगैरह देंगे, फिर उन एप्लीकेशंस को हमें छांट के बेस्ट को सेलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ेक्ट ऑन एग्जिस्टिंग स्टाफ, यानी ये बताया है कि अगर हम इंटरनल सोर्सेज काम में लेते हैं तो हमारा जो स्टाफ अभी है उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अगर हम इंटरनल सोर्सेज काम में लेते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, द एग्जिस्टिंग स्टाफ इज़ मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ प्रमोशनल एवेन्यूज़। क्या सोचेंगे वो लोग कि हाँ, हमें प्रमोशन मिला है, हमें नया वर्क करने को दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम रिक्रूटमेंट के लिए इंटरनल सोर्सेज को यूज़ करते हैं तो वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं, और एम्प्लॉयज़ इससे कई बार और अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, ताकि उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर उनको जल्दी से जल्दी प्रमोशन मिल सके। अगर एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करें, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कॉजेज dissatisfaction and frustration among the existing employee. They may feel that their chances of promotion are reduced. एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है एक्सटर्नल सोर्सेज की, कि अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू एम्प्लॉयज़ लेकर आते हैं तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि जो अभी हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ है वो अनहैप्पी हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसे लगता है कि जो भी रिक्वायरमेंट होगी, वैकेंसी होगी, वो कहाँ से फिल कर ली जाएगी, एक्सटर्नल सोर्सेज से फिल कर ली जाएगी। तो वो क्या करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें नए जॉब या नई वैकेंसीज अलॉट नहीं होगी, और उनके मन में डिससेटिस्फैक्शन और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाता है, और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो ये एक्सटर्नल सोर्सेज का एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। आगे देखिए, स्कोप ऑफ फ्रेश एंड टैलेंट क्वालिटी ऑफ रिक्रूटमेंट। देखो, फ्रेश टैलेंट आपको कैसे मिलेगा और किस में मिलेगा। अगर हम इंटरनल सोर्सेज की बात करें तो क्या होगा, व्हेन वैकेंसीज आर फिल्ड थ्रू इंटरनल प्रमोशंस देयर इज़ रेस्ट्रिक्टेड चॉइस एंड द स्कोप ऑफ इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट इज़ रिड्यूस। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब है कि अगर हम इंटरनल सोर्सेज से ही अपने नए वैकेंसीज को फिल करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें जो फ्रेश टैलेंट है, जो न्यूली क्वालिफाइड पर्सनस है, यंगस्टर्स हैं, नई टेक्नोलॉजी की नॉलेज वाले जो पर्सनस हैं, न्यू ट्रेनीज़ हैं, वो सब हमको नहीं मिल पाएंगे, ठीक है ना। और हम क्या कर पाएंगे, जो ऑप्शन हमारे पास इंटरनली अवेलेबल है हम हमेशा उन्हीं में से ही चुन लेंगे। इससे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि वो इंटरनल जो स्टाफ है वो हमेशा ये सोचेगा कि एक्सटर्नली कभी भी यहाँ पर कोई भी स्टाफ नहीं लेके आते और हम ही में से चूज़ होगा, चाहे कुछ भी हो जाए हम ही में से किसी को प्रमोशन दिया जाएगा। तो वो बेस्ट करने की कोशिश इतनी ज़्यादा नहीं करते हैं। तो इसीलिए फ्रेश टैलेंट का स्कोप इंटरनल सोर्सेज में कम होता है और रिक्रूटमेंट की क्वालिटी पुअर हो जाती है अगर हम इंटरनल सोर्सेज से वैकेंसीज़ को फिल करते हैं। तो
इन एक्सटर्नल सोर्सेज में देखिए, द मैनेजमेंट हैज़ अ वाइडर चॉइस वाइल सेलेक्टिंग द पीपल फॉर एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है उससे। जब हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं किसी एक वैकेंसी के लिए तो बहुत सारी एप्लीकेशन आती है, और बहुत सारी एप्लीकेशन का बेनिफिट ये रहता है कि मैनेजमेंट उन वैकेंसीज उस एप्लीकेशंस में से चूज़ करके बेस्ट को फाइनल कर सकता है, जो उनको बेस्ट लगता है, जो उनके लिए बेस्ट एम्प्लॉय होता है उसका वो सिलेक्शन करते हैं। तो एक बहुत बड़ी वाइडर चॉइस मिल जाती है मैनेजमेंट को अपने स्टाफ को या अपने एम्प्लॉय को चूज़ करने के लिए। The enterprises can expect to get fresh talented candidate from outside। आउटसाइड से उसको और ज़्यादा, यानी एक्सटर्नल सोर्सेज यूज़ करने पर उसे और अच्छे फ्रेश और टैलेंटेड कैंडिडेट मिल सकते हैं। दिस मीन इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड इनटू द एंटरप्राइज। न्यू ब्लड इनटू द एंटरप्राइज का मतलब हुआ कि नया खून आएगा। यहाँ पर नए खून का मतलब होता है कि फ्रेश टैलेंट आएगा, नई ट्रेनीज आएंगे, नए ट्रेनिंग वाले लोग आएंगे, नए यूथ आएगा। इससे क्या होगा, कंपटीशन इंक्रीज होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन को न्यू ब्लड मिलेगा। और यहाँ पर इंटरनल सोर्सेज में क्या प्रॉब्लम थी, यहीं के स्टाफ को बार बार अपॉइंट कर दिया जाता था, उन्हीं को प्रमोशन में यूज़ किया जाता था, तो इससे न्यू ब्लड नहीं आ पाता था, न्यू टैलेंट नहीं आ पाता था, फ्रेश टैलेंट नहीं आ पाता था। पर एक्सटर्नल सोर्सेज में ही सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत वाइड चॉइस होती है, बल्क ऑफ एप्लीकेशंस आती है जिसमें से हम बेस्ट को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। अगर हम एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेज की बात करें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के बेस पर कि कैसे एम्प्लॉयज़ में कंपटीशन की फीलिंग रहती है, तो इंटरनल सोर्सेज में देखिए, एम्प्लॉयज़ आर लाइकली टू एक्सपेक्ट ऑटोमेटिक प्रमोशन बाय सीनियरिटी। उनको ऐसे लगता है कि हम सीनियर हैं तो सीनियर के अकॉर्डिंग 5 ईयर हो गए या 6 ईयर हो गए तो अब हमें ऑटोमेटिक क्या मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। दस स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉयज़ में बी हैम्पर्ड, ख़त्म हो जाती है, कि उन्हें पता होता है कि अब वो सीनियर हो गए हैं और इतना टाइम पीरियड हो गया है तो उन्हें प्रमोशन मिलना कंफर्म है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल सोर्सेज को ही यूज़ करता है। तो कंपटीशन की जो स्पिरिट है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी इंटरनल सोर्सेज में। तो इसीलिए इंटरनल सोर्सेज यूज़ करने से एम्प्लॉयज़ में कंपटीशन की स्पिरिट कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। इसी की जगह अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करें, द एग्जिस्टिंग स्टाफ विल हैव टू compete with the outsider। जो अभी एग्जिस्टिंग स्टाफ है वो किससे compete करेगा, अभी जो नया स्टाफ आया है जिसको हम एक्सटर्नल सोर्सेज से लेकर आए हैं, उससे compete करने के कारण वो इंटरनल स्टाफ जो है वो क्या करने की कोशिश करेगा, ऑलवेज बेस्ट करने की कोशिश करेगा कि उससे कुछ अच्छा करके दिखाएं, क्योंकि अगर नहीं किया तो उसको कभी भी प्रमोशन नहीं मिलेगा या वो कभी भी हायर लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा। दे विल वर्क हार्डर टू शो बेटर परफॉर्मेंस। और वो एक्सटर्नल सोर्सेज की वजह से, एक्सटर्नल सोर्सेज अगर इंस्टीट्यूशन में यूज़ किए जाते हैं तो कॉम्पिटिटिव फीलिंग जो होती है वो इंक्रीज़ होती है, और स्टाफ जो होता है, एग्जिस्टिंग स्टाफ जो होता है वो और अच्छा compete करने के लिए रेडी रहता है। किससे, आउटसाइडर से। वो हमेशा रेडी रहता है नई टेक्निक्स को सीखने के लिए, नए मेथड्स को सीखने के लिए। तो एक्सटर्नल सोर्सेज की ये लिमिटेशन नहीं होती कि यहाँ पर कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स कम हो जाती है। अब एक बात और है कि अगर हम इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज की बात कर रहे हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर वैकेंसी को या हर रिक्वायरमेंट को हम इंटरनल सोर्सेज से ही कवर कर लें। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर तरीके का स्टाफ हमें अंदर के अंदर मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे बिज़नेस की ग्रोथ होती है, हमें नए टैलेंट, नई टेक्नोलॉजी की नॉलेज रखने वाले लोग, नए एजुकेटेड, नई ट्रेनिंग वाले लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, और इससे इंटरनल सोर्सेज कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें डिपेंड होना पड़ता है एक्सटर्नल सोर्सेज पे। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि एक्सटर्नल सोर्सेज कॉस्टली होने के बावजूद और टाइम ज़्यादा लगने के बावजूद भी क्यों ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो आप क्या रीज़न देंगे कि एक्सटर्नल सोर्सेज न्यू ब्लड को लेकर आता है और इंस्टीट्यूशन की सारी रिक्वायरमेंट्स इंटरनल सोर्सेज के थ्रू पूरी नहीं हो सकती है। सो दैट एक्सटर्नल सोर्सेज को यूज़ करना मस्ट है, रिक्वायर्ड है।
अगर हमें अपने इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में कंपटीशन की फीलिंग रखनी है और कंपटीशन की फीलिंग को बनाए रखना है तो मस्ट है कि हम एक्सटर्नल सोर्सेज को यूज़ करते रहें, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्सेज को यूज़ करने से हमारे पास काफ़ी वाइडर चॉइस आती है और उस वाइडर चॉइस की वजह से मैनेजमेंट को एक अच्छा ऑप्शन मिलता है कि वो बेस्ट एम्प्लॉय का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये आपके कंपैरिजन था इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से रिलेटेड। अगर आपको आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें सिलेक्शन प्रोसीजर है। क्योंकि आपने रिक्रूटमेंट की स्टडी कर ली है तो रिक्रूटमेंट के जस्ट बाद कौन सा स्टेप आता है? सिलेक्शन का स्टेप आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन कैसे होता है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।